सो हेलो एंड वेलकम टू इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एट्थ क्लास एनसीईआरटी का साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इस चैप्टर के बारे में कि क्या है द इनविजिबल वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आइज। तो हम सभी सेल के बारे में तो जानते ही हैं कि सेल एक्चुअल में क्या होता है। हम सभी सेल से बने हुए हैं। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये सेल समझ में कैसे आया था और हम इंसानों ने सबसे पहले इस सेल के बारे में कब पता किया था, इसमें हम समझते हैं कि माइक्रोग्राफिया और सम, ठीक है, माइन्यूट बॉडीज मेड बाय द मैग्नीफाइंग ग्लास विथ, तो यानी कि ये सोचिए बच्चों कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सबसे पहले ह्यूमंस ने कब देखा होगा। हम उसको नेकेड आइज यानी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के तो नहीं देख सकते, तो उसको देखा तभी होगा जब माइक्रोस्कोप बना होगा। तो माइक्रोस्कोप कैसे बना, सबसे पहले आप सभी ने स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा और देखा भी होगा माइक्रोस्कोप से। अब माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हाथ लगा दो अपना, तो आपको बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स दिखते हैं जो कि सेल होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, है ना। तो ये सब ह्यूमंस ने कब पता किया सेल के बारे में, बैक्टीरियाज के बारे में, तो ये हम अभी समझते हैं। एक्चुअली होता ये है कि इस दुनिया में दो संसार हैं। एक जो हमें व्यू होता है, जो दिखता है, और एक जो हमें नहीं दिखता। तो साइंस जो हमें दिखता है वो तो हम सोशियोलॉजी या फिजिकल वर्ल्ड, जिसको हम फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, वो होता है। मगर एक जो संसार, जो वर्ल्ड जो हमको नहीं दिखता, उसको बेसिकली हमको साइंस बताती है। अब ये जो वर्ल्ड हमें नहीं दिखता, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है जो हमसे बड़ा हो, एक होता है जो हमसे छोटा हो। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे जो वर्ल्ड हमसे छोटा है। तो 1665 में एक साइंटिस्ट हुए रॉबर्ट हुक। इन्होंने एक बुक पब्लिश करी, माइक्रोग्राफिया। ये उनकी कैरियर की बहुत बड़ी बुक थी। इस बुक में उन्होंने टाइनी पार्टिकल्स को ड्रॉ किया और बताया कि इस दुनिया में हमसे भी छोटे कोई हैं, जिसको उन्होंने एक, अब जो छोटे थे उनको, मतलब बहुत साइज में छोटे थे, माइक्रो पार्टिकल्स थे, उनको उनने किससे देखा, माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। ये माइक्रोस्कोप 200 से 300 टाइम बड़ा बना के बता देता था किसी भी चीज़ को। एक दिन उन्होंने एक कॉर्क की स्लाइस को देखा और उसमें उनने ये पाया कि उसमें बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस हैं, खाली जगह हैं, बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं। ये उनको ये कुछ हनी कॉम जैसा लगा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा, ठीक है। उनने मधुमक्खी के छत्ते जैसा लगा। उन्होंने इसको देखा और ड्रॉ किया, जिसको उन्होंने बोला स्मॉल स्पेस इन अ सेल। इसी सेल की खाली जगह को उनने नाम दिया। 1660s में ही एंटोनी ल्यूवेनहॉक, ये एक डच साइंटिस्ट थे। डच कहाँ है, आज के नीदरलैंड को बोलते हैं। उनने उसको इम्प्रूव किया और कई सेल लेंसेज लगा करके उसको और ज़्यादा अच्छे से देखा और माइक्रोस्कोप से के यूज़फुल को बताया। जो ल्यूवेनहॉक थे, एंटोनी वैन एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने टाइनी पार्टिकल्स, या कह लें टाइनी लिविंग थिंग्स को डिस्क्राइब किया और देखा पहली बार। टाइनी वर्ल्ड्स में जैसे आपके सेल आ जाते हैं, ब्लड सेल आ जाते हैं, बैक्टीरियाज आ जाते हैं, और तो उन्होंने इसको देखा। इसीलिए एंटोनी ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की उपाधि दी गई। तो कुछ इस तरीके का माइक्रोस्कोप उनने बताया बनाया था। ये माइक्रोस्कोप आज तो आपको 1500-1200 रुपये का मिल जाता है, मगर ये उस समय बनाना बहुत मुश्किल था। और उन्होंने अपनी माइक्रोग्राफिया बुक में
कुछ इस तरीके से लिखा और रॉबर्ट हुक ने कुछ इस तरीके का माइक्रोस्कोप बनाया था और कॉर्क सेल को कुछ इस तरीके से अपनी माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर लिखा। समझते हैं सेल क्या होता है। सेल लिविंग बीइंग से मिलके बना, मतलब सेल जो होता है, बहुत सारे सेल मिल करके एक लिविंग बीइंग बनाते हैं। ये वर्ल्ड कुछ हमको वंडर कर देता है। अब सेल की जो बेसिक संरचना थी वो कैसा दिखता था, ये हमें पता चला अगेन माइक्रोस्कोप की मदद से। ठीक है, तो अब हम समझते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी के बारे में कि सेल टीचर्स आपकी किसी सेल को कैसे आपको दिखा सकती हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकती हैं। देखिए, हम बुक से ही इस चीज़ को समझते हैं कि आप लें एक ओनियन पील, यानी आसान भाषा में कहें तो एक प्याज का छिलका। उस प्याज के छिलके में आप अ, एक ये प्याज का छिलका आपको हाथ से अलग करके उसको ट्रांसपेरेंट बना लेना है। अब इसमें को आपको रख लेना है एक पेट्री डिश में, यानी चीनी अ, बर्तन में, और उसमें डाल देना है सैफरनिन जो कि रेड कलर का स्ट्रेन होता है। ये आपको डालना है कुछ 30 सेकंड तक, और अब वो हो जाएगा पिंकिश कलर उसके सेल के कारण। अब आप उसको आराम से देख सकते हैं। उसमें आप पेट्री डिश में आप डालें उसके छिलके को और उसके एक्स्ट्रा स्ट्रेन को अलग कर दें। उसमें थोड़ी ग्लिसरीन मिलाएं ताकि वो ड्राई ना हो। अब उसको स्लोली उसको हटाएंगे आप। देखिए, जैसे ये किया है, कवर स्लिप को आप थोड़ा सा हटाइए और अब आप माइक्रोस्कोप में इसको देख सकते हैं। तो कुछ आपको ये इस तरीके की दिखेगी। ठीक है, तो समझिए, ये जो आपको दिखेगा, ये कुछ इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये है सेल वॉल, ये हैं सेल्स, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, इन सब का मतलब मैं आपको अभी बताऊंगा। जो बीच में ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये है न्यूक्लियस, जो कि किसी भी सेल के बीच में होते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म किसी भी सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। तो मोंटी, ये है जो सी आपको दिखा है, जो हमने अभी पढ़ा, ये था अनियन पील का स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। और अब हम समझते हैं कि हमने इस एक्टिविटी से को इन्वेस्टिगेट करते हैं और समझते हैं कि हमने इस एक्टिविटी से क्या समझा। अ, हमने क्लीन वाटर लिया, ब्लंट एंड लिया, टूथपिक लिया, स्क्रैच, इससे चीक को ये किया। तो बेसिकली हमने एक्चुअली यही चीज़ें फाइंड करी। समझते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। सेल मेम्ब्रेन, देखिए, ये ओनियन पील जो हमने अभी अपने एक्सपेरिमेंट में देखा, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कुछ नहीं, किसी भी सेल की जैसे हम ह्यूमन होते हैं, हमारी स्किन होती है। स्किन क्या काम करती है? एक इंटर और आउटर के बीच में एक बैरियर का काम करती है, उसको बोलते हैं लेयर। ठीक है, स्किन को स्किन बोलते हैं, लेयर नहीं बोलते। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन, जो सेल की स्किन होती है, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म, अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। देखिए, अगर मैं अच्छे से समझाऊं तो ये देखिए, ये होता है आपका अगर इसको हम एक सेल समझे तो ये तो उसका ओरिजिनल है। बट अगर हम उसको ऐसे देखें ड्राइंग की भाषा में, तो सेल ऐसा, और बीच में उसके एक न्यूक्लियस होता है जो बिल्कुल बीच में होता है, केंद्रक जिसको बोलते हैं, ये न्यूक्लियस होता है। ये जो बाहर की लेयर होती है, इसको बोलते हैं मैम्ब्रेन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब इनके बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है, इन तीनों को बोलते हैं एक तरीके से हम सेल के ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल, ठीक है। सेल के पार्ट नहीं बोलते, ऑर्गन्स नहीं बोलते, क्योंकि ये छोटे होते हैं, तो इनको ऑर्गन्स ना बोल के हम बोलते हैं ऑर्गेनेल। तो अब यहाँ पर यही चीज़ें लिखी गई हैं।
जो आउटर लेयर होती है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो मिडिल में जो होता है, देखिए जो मिडिल में होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जो कि अगेन एक थिन मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसको न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर द सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच की स्पेस को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जैसा कि हमने अभी देखा, ये सेल की मेम्ब्रेन, ये बीच में न्यूक्लियस, और इनके बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये थ्री, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये बेसिक पार्ट होते हैं किसी भी सेल के। सम सेल्स, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को ले लो, ओनियन पील की सेल को ले लें, उनमें एक्स्ट्रा आउटर लेयर होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल होती कहाँ है? सेल वॉल प्लांट सेल में होती है। हम अभी समझते हैं कि प्लांट सेल एक्चुअली क्या होती है। अब इन सेल के स्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंस को समझेंगे, ये क्या फंक्शन करते हैं इनको समझेंगे। सेल मेम्ब्रेन जो होती है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से को बांध के रखती है। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर, एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है। एक जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, मतलब खोखली होती है, और अलाउ करती है एंट्री मटेरियल्स को कि वो अंदर घुस जाएं। ठीक है। अब ये लाइफ प्रोसेस का एक बहुत इसेंशियल पार्ट है, क्योंकि अंदर से बाहर जाना और बाहर से अंदर आना ये ह्यूमन सेल में भी होता है। अगर हम हमारी बॉडी से देखें तो हम वेस्ट जो होते हैं, हमारी स्वेट होती है, हमारा पसीना, ये सब जो रहता है वो अंदर से बाहर की तरफ करते हैं, मगर हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हम बाहर से अंदर की तरफ भी लेते हैं। तो ये लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सेल मेम्ब्रेन, अगर हम देखें, कुछ चीज़ों को तो अलाउ करता है आने के लिए, मगर कुछ चीज़ों को वहीं के वहीं रोक देता है। एक तरीके से चौकीदार का काम करता है। तो सेल मेम्ब्रेन हमारी बॉडी के, हमारे सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइटोप्लाज्म को समझते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन अदर कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड कंपाउंड। साइटोप्लाज्म, जैसा कि हमने बताया कि एक मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच की स्पेस जो होती है वहाँ पे भरा रहता है साइटोप्लाज्म। इसको आप सेल का ब्लड भी कह सकते हैं, हालांकि ऐसा कोई ऑफिशियल नेम नहीं है, बट हम इसको कह सकते हैं। उस जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स और कई सॉल्ट भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी लाइफ प्रोसेस होती हैं। समझते हैं हम आगे प्लांट सेल को। जो न्यूक्लियस होती है वो सेल के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है। ये उसकी ग्रोथ को भी रेगुलेट करती है। किसी प्लांट में जो सेल वॉल होती है, द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड्स द रिजिडिटी, स्ट्रेंथ टू द प्लांट। देखिए, प्लांट अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। ठीक है। प्लांट जो होता है उसके अंदर अपने, वो एक जगह पे खड़ा रहता है, मगर उसको एक मजबूती प्रदान करने के लिए, मजबूती देने के लिए किसी चीज़ का होना ज़रूरी है, और वही जो मजबूती होती है वो देता है सेल वॉल। तो प्लांट सेल और ह्यूमन सेल, यानी कि ह्यूमन तो नहीं होता बट एनिमल होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम अगर अच्छे से देखें तो ये समझिए, दोनों के जब फंक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, कम्युनिकेशन सब अलग अलग तरीके से होते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि उनके सेल भी अलग ही किस्म के होंगे। जो एनिमल होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, ब्रीथ करते हैं, और बहुत सारे काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। मगर जो प्लांट होता है ट्रांसपोर्ट के नाम पे वो कुछ नहीं करता, ब्रीथ के नाम पे वो ऑक्सीजन को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, मूवमेंट कुछ नहीं करता। तो और अगर हम साइज के बारे में देखें तो जो प्लांट होता है वो ह्यूमन से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। प्लांट तो फिर भी छोटा होता है। जो ट्री होती हैं वो ह्यूमन से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है, और ह्यूमन तो उनके सामने एक छोटा सा होता है। तो
हमें ये भी हम समझ सकते हैं कि जो प्लांट सेल होती हैं वो एनिमल सेल से कहीं ज़्यादा बड़ी होती हैं। प्लांट सेल एक जगह पे रुकी रहने वाली होती हैं, और एनिमल सेल जो होती हैं वो उनमें इसका जस्ट अपोजिट होता है। समझते हैं। सेल इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, हम अभी प्लांट सेल के बारे में पढ़ते हैं। इनमें टाइनी रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिनको बोलते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम होता है। जो क्लोरोफिल होता है वही प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, और ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। अगर तो कुछ प्लांट होते हैं जो ग्रीन होते हैं, मगर कुछ प्लांट होते हैं जो नॉन ग्रीन भी तो होते हैं। उनमें क्या, नॉन ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं वो सब्सटेंस को प्लांट के अंदर स्टोर करने का काम करते हैं। प्लांट सेल ऑल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुक्ड स्पेस जिनको वैक्यूल्स बोलते हैं। ये प्लांट सेल को उनका एक रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, रेड, जो वेस्ट निकालने में मदद करते हैं, और उनको अपना शेप मेंटेन करने में मदद करते हैं। जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रेंथ देती है प्लांट को और एक सपोर्ट देती है। मगर हम अगर एनिमल सेल की बात करें, उनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। इफ प्रेजेंट, they are usually small. These small vacuoles store certain substances dissolved in water. तो अगर होते भी हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं। सो अ सेल इज जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड। तो सेल को, हाँ, आप सिर्फ एक लिक्विड का बैग समझ सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि कई पार्ट्स का बना होता है। उसके स्पेशल फंक्शन होते हैं जो सेल को ग्रो करने के काम में आते हैं, एंड अलाउ द एंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क। और छोटे छोटे सेल मिलके ही हमें सारे काम करने में मदद करते हैं। अब एक तरफ हम लेते हैं प्लांट सेल को, एक तरफ लेते हैं एनिमल सेल को। इनमें होती है सेल वॉल। देखिए, प्लांट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। इसके बाद होती है सेल मेम्ब्रेन। डायरेक्ट एनिमल सेल जो है ना, सेल मेम्ब्रेन से शुरू होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन अंदर वाला पार्ट। न्यूक्लियस, देखिए इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है। न्यूक्लियस को हम केंद्रक या बीच में भले ही कह सकते हैं, बट चूंकि ये वाटर होता है तो ये इधर से उधर घूमता रहता है। क्लोरोप्लास्ट, देखिए ये प्लांट सेल के अंदर होते हैं छोटे छोटे ये क्लोरोप्लास्ट। साइटोप्लाज्म, यानी कि हमने अभी पढ़ा, साइटोप्लाज्म में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होती है, प्रोटीन होता है। साइटोप्लाज्म इसमें भी होता है। ठीक है, ये जो इतना बड़ा है जो आपको दिख रहा है, ये है वैक्यूल। ठीक है, और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जो सेल को एनर्जी निकलती है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में निकलती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो वैक्यूल्स हमने अभी पढ़ा और समझा कि, और न्यूक्लियस होते हैं प्लांट सेल में। हम जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं इसको। तो प्लांट सेल के अंदर होती है सबसे पहले सेल वॉल, उसके बाद होती है सेल मेम्ब्रेन, बीच में होता है न्यूक्लियस, ये इतना बड़ा होता है आपका वैक्यूल, ये बीच बीच में होते हैं। सबसे पहले आता है ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाद आते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में ही होता है आपका फैट, कार्ब एंड प्रोटीन। अब अगर हम एक तरीके से समझे कि जो ह्यूमन में सेल तो होते हैं, ह्यूमन सेल से मिलके बना है, मगर आप ये सोचिए कि ह्यूमन के अंदर कई तरह के ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि हमारी मसल होती है और नर्व होती है। अभी हम यहाँ पर यही चीज़ दी गई है, मसल और नर्व का एग्जाम्पल दिया है। इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों का काम अलग है, तो दोनों के सेल भी अलग अलग किस्म के होंगे। अगर हम मसल सेल की बात करें और नर्व सेल की बात करें, तो पहले तो आप देखिए ये दोनों कितने अलग दिखते हैं। ठीक है, उनकी सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है, इनको हम देखते हैं। जो मसल सेल होती है वो थोड़ी स्पिंडल टाइप की रखती है, मगर जो ये थोड़ी देखिए आप स्पिंडल टाइप की आपको दिखेगी। मगर जो नर्व सेल है वो आप उसमें आपको कई लॉन्ग एंड ब्रांचेस मिलेंगी। ये देखिए, इस जैसे पेड़ होता है ना, उसकी
एक टैप रूट होती है, उस तरीके से कई सारी ब्रांचेज होती हैं। उसी तरीके से आप देखिए नर्व सेल, ये नर्व सेल क्या काम करती है हम इसको समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने चिमटी ली, अब आपको उसका सेंसेशन कैसे होता है, उसका सेंसेशन आपको होगा, ये जो नर्व सेल रहती हैं ये आपस में एक से जुड़ी एक लिंक रहती हैं, और जो कि इलेक्ट्रिक की स्पीड में इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती हैं। Similarly, some cells are round in shape while other are long and thin in shape. The number of the cells are also varied in different organisms. हर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल, उनका स्ट्रक्चर, दिखने का तरीका, काम करने का तरीका, सब कुछ टोटली अलग अलग होता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि नर्व सेल जो होती हैं इनको न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ये हमारा एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मैसेज कैरी करने का काम करते हैं। ये इनका साइज आप देख सकते हैं बहुत लंबा होता है। उनकी ब्रांच स्ट्रक्चर होती है जो कि अगेन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने, मैसेज पहुंचाने के काम में आती है, जो कि बहुत क्विकली होता है। प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ी सी वेरिएशन यानी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्लांट सेल जो रहती हैं वो रेक्टेंगुलर पार्ट में होती है, एलोंगेटेड यानी बहुत लंबी होती है, ओवल मतलब अंडाकार शेप में होती हैं, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। सम प्लांट सेल फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स। अच्छा, प्लांट के अंदर आपने देखा होगा लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं जो कि वाटर कैरी करने का पार्ट करती हैं थ्रू आउट द सेल। मैं आपको एक बचपन की कहानी बताता हूँ। मेरे पिताजी जो थे वो प्लांट में पानी डाल रहे थे। तो पानी डालते डालते वो ज़मीन को पानी दे रहे थे। अब ज़मीन को पानी दे रहे थे तो मैंने उनसे ये पूछा कि जो पत्ते हैं वो तो ऊपर हैं, तो आप पत्तों को क्यों नहीं पानी दे रहे, रूट्स पे पानी क्यों दे रहे हो आप? तो उन्होंने कहा पानी अपने आप ऊपर पहुंच जाएगा। तो बाद में चल के मुझे पता चला कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली किसी प्लांट में जो होता है वो ट्यूब्स निकली होती हैं। इन ट्यूब्स को आप आगे पढ़ेंगे, इनको बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम। इन दोनों के खैर अलग काम होते हैं, बट अभी समझते हैं। तो ये जो ट्यूब होती है वो प्लांट तो होता है इतना बड़ा, आप पानी देते हो सिर्फ यहाँ यहाँ, तो ऐसा कैसे होता है कि पानी हर जगह तक पहुँच जाता है? तो चूंकि इनमें निकली रहती है आपकी जाइलम, तो वो प्लांट के हर एक पार्ट तक पानी पहुँचाने का काम कर देता है। जैसे कि आपने 7th ग्रेड में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, वो कई सेल के डाइजेस्टिव सिस्टम कई सेल से मिलकर बने होते हैं। द ग्रुप ऑफ मस्कुलर मसल सेल आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप्स। जो आपकी खाने की नली होती है उसमें कई मसल सेल्स होती हैं। ये सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं वेव मैनर में, और पुश करते हैं फूड को स्टमक पे। देखिए जैसे आपका ये है, मान लीजिए ये आपने खाना खाया, अब जो आपकी फूड पाइप है ना वो कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ पुश करेगी। देखिए खाना नीचे पहुंच जाएगा तो कुछ इस तरीके से वो पुश करेगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं मसल का कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाना, रिलैक्स मतलब वेव नेचर में फैल जाना। ये मूवमेंट पॉसिबल इसलिए हो पाता है कि मसल सेल्स होती हैं वो थिन होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं और स्पिंडल इन शेप होती हैं। द स्टमक ऑल्सो हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल्स के अलग अलग काम होते हैं। मसल सेल स्टमक में जो होती है वो फूड को फूड से न्यूट्रिएंट निकालने के काम में आती है। जो दूसरी सेल होती है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस द डाइजेस्टिव सूट जूसेस, है ना, जैसे कि उसने दबाया निचोड़ा और उसके बाद फिर डाइजेस्टिव जूस निकलती हैं जिनके अंदर एसिड होता है, और वो खाने को तोड़ करके उसके अंदर से न्यूट्रिएंट बनाने का काम करती हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको डाइजेस्ट करके हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन से बाहर निकालने का काम करता है। व्हाट आर द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स? चलिए अब समझते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती क्या है।
तो देखिए, आपने बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, वायरस का नाम सुना होगा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फंगस, इसका तो नाम सुना होगा आपने, एल्गा का भी नाम सुना होगा। नहीं सुना तो आप आगे तो सुनने वाले हैं। आई होप आपने बैक्टीरिया वायरस तो फिर भी सुना ही होगा। एल्गा के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फंगस, फंगस लग जाती है खाने पे, कपड़ों पे, इसके बारे में सुना होगा। प्रोटिस्ट प्रोटोजोआ के बारे में भले ही आपने ना सुना हो। हम इस चैप्टर वाले पार्ट में समझते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। क्या होते हैं, कुछ सेलों से मिल करके बने रहते हैं जिनको आप नेकेड आई की मदद से नहीं देख सकते, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अगर हम नाम कहें तो बैक्टीरिया, अमीबा होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। अब चूंकि ये एक सेल के बने होते हैं इसलिए इनको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। जबकि हम अगर फंजाई और एल्गा के बारे में समझते हैं, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो फंगस एक मल्टी सेल्यूलर होता है, एल्गा एक मल्टी सेल्यूलर होता है, मगर वहीं बैक्टीरिया और अमीबा यूनिसेल्यूलर होते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वाटर, सॉइल, एयर, हर जगह पाए जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये दिखते कैसे, इनके सेल कैसे दिखते हैं? ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों तरीके से दिख सकते हैं। इनको अ, अगर हमें इनको एनालाइज करना है, पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो हमें अगेन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है जो इनके साइज को मैग्नीफाई कर दे। मैग्नीफाई मतलब छोटे से बड़ा कर दे। हमने अभी देखा था 3x टाइम, 300x टाइम या 600x टाइम बड़ा कर दे और उसको दिखा दे, शो कर दे। साइंटिस्ट्स जो थे उनने बहुत लो कॉस्ट का भी फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप बनाया, फोल्ड स्कोप, जिसको फोल्ड स्कोप कहते हैं। बट फोल्ड स्कोप जो है मे नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ द डिटेल्स लाइक द हाई पावर लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप। ये उतना एफिशिएंट नहीं है जितना हाई पावर लेबोरेटरी का माइक्रोस्कोप होता है। जो माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पॉन्ड वाटर में भी होते हैं, स्टैग्नेंट वाटर, जहाँ पॉन्ड वाटर का मतलब होता है जहाँ पानी रुका रहता है, स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है वो जगह जहाँ पानी रुका रहता है। वहाँ पे चूंकि अब पानी एक जगह पे रुका हुआ है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे कॉलीफॉर्म्स बन जाते हैं। अ, तो आप अगर इनको देखें तो आपको पता चलेगा कि इनके अंदर माइक्रोस्कोप और फोल्डोस्कोप से आप इन्हें देखें तो आपको क्या दिखेगा, टाइनी ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे आपको पॉन्ड के और स्टेगनेंट वाटर के अंदर। यही चीज़ सॉइल में भी होती है। सॉइल में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। आप एक पानी का एक जार लीजिए, उसमें पानी भरिए, उसमें बहुत सारी मिट्टी डाल दीजिए, थोड़े समय बाद आपको नीचे कुछ सेडिमेंटेड पार्ट्स दिखेंगे। ये होते हैं सेडिमेंट। इनको आप अगर स्टडी करेंगे तो ये यहाँ पे आपको अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिख जाएंगे। दिस इंडिकेट दैट इवन द सॉइल सस्पेंशन, यानी जो मिट्टी का नीचे जमा होना होता है, उनमें कई टाइनी क्रिएचर्स आपको दिखेंगे जिनको आप अनएडेड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज। द टाइनी क्रिएचर्स, ये छोटे छोटे जो होते हैं उनको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिनको आप बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मतलब होते हैं जो वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग बींग्स। इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं माइक्रोब्स। तो समझते हैं, देखिए अमीबा यानी जो कि एक प्रोटोजोआ का टाइप होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अमीबा सिंगल सेल होता है, मूविंग होता है और उसका कोई एक रेगुलर शेप नहीं होता। पैरामेशियम जो अगेन एक प्रोटोजोआ होता है, ये सिंगल सेल होता है, अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है, बट वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से करता है। एल्गा अगर हम देखें तो एल्गा एक सिंगल सेल होता है। ये देखिए एल्गा, ये ग्रीन दिखता है क्योंकि इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। ये मूवमेंट करता है अपने स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के हेल्प से। अगला देखते हैं ब्रेड मोल्ड, यानी फंजाई। ये देखिए, ये कुछ प्लांट टाइप दिखेगा, एक्चुअली ऐसा दिखता नहीं है, ये बहुत सफ़ेद रंग का दिखता है और इसकी कुछ ब्रांचेस निकली रहती हैं। ब्रांच फिल्म, एंड इसके कोई क्लोरोफिल नहीं होता,
ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। मोल्ड ये अगेन एक फंजाई है। इसकी भी ये भी ब्रांच फिलामेंट होती है। इनके अंदर क्लोरोफॉर्म नहीं होता, ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एल्गा देखते हैं। एल्गा जो होती है वो स्फेरिकल इन शेप होती है, इसके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है। एंड द मोस्ट लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपको कई शेप में मिलेंगे। आपको स्फेरिकल, कोकस, कोकाई, स्पिंडल शेप, सब तरह के मिलेंगे। जैसे स्फेरिकल, कॉमा, स्पायरल एंड रॉड शेप, हर तरह के मिलेंगे। ये एक लंबे बाल की आकृति की तरह होते हैं और कई छोटे छोटे हेयर्स यानी स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मैनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इन सेल के आसपास। मतलब एक तरीके से उसमें से रेशा निकला हुआ होता है। अब समझते हैं थोड़ा वायरस के बारे में। देखिए हमने अभी वायरस के बारे में पढ़ा। वायरस जो होता है एक माइक्रोस्कोपिक और एसेल्यूलर होता है। वायरस जो होता है वो कई लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने आप को मल्टीप्लाई यानी बढ़ा सकता है। वो बढ़ाने के साथ साथ प्लांट, एनिमल और कुछ सेलों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इन्फेक्ट करके उनको बीमार कर सकता है, उनको डिजीज ला सकता है। अच्छा, वो सेल, वो वायरस जो खुद बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर दे, उस तरह के वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है। हम माइक्रोब्स यानी जो हमने पढ़े बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इनसे हम कैसे कनेक्ट होते हैं। तो हम माइक्रोब से कैसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो हम माइक्रोब से कनेक्ट कैसे होते हैं। अगर हम कुछ देर के लिए टमाटर, पपीता या किसी भी फल को ऐसे रख देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो आपको मिलेगा कि ये कुछ इस तरीके की वाइट फॉर्मेशन हो गई है। ये जो वाइट फॉर्मेशन होती है, तो समझ जाइए कि ये जो फल है या वेजिटेबल है, ये इन्फेक्ट हो चुका है एक माइक्रोब से। ठीक है। ये हमारे फूड में भी लग जाती हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लगभग हर जगह पाए जाते हैं। सॉइल, एयर, इवन हमारे फूड आइटम्स में भी पाए जाते हैं। लीव्स, स्टेम, रूट्स, इनको भी वो इन्फेक्ट कर देते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, इनमें कई वैरायटी, ये अपने आप में कई वैरायटी बताते हैं। ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में भी अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, और जहाँ भी कोल्ड होता है, और जहाँ मॉडरेट टेम्परेचर होता है वहाँ ये अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। तो बच्चों, अब समझते हैं हम कि की प्लेयर्स क्या होते हैं। क्या ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे होते हैं, या इनका सिर्फ बुरा ही काम होता है कि ये हमें सिर्फ इन्फेक्ट करें या बीमार करें। ये सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट के लिए नहीं, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छे साबित हो सकते हैं। हमारे पेट में कई तरह के हेल्पफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो खाना पचाने का काम करते हैं। उसी तरीके से जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे भी ये कई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हम गार्डन सॉइल को देखें, अगर आप क्या करें, बहुत सारा कचरा अपना माई क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट आप इसमें डाल दें बहुत सारा, और इकट्ठा कर दें, और उसके बाद उसमें कुछ कीड़े डाल दें, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेंगे, आपस में सड़ जाएंगे और सड़ करके एक बहुत अच्छी खाद बन जाएंगे। जिनसे कि उस खाद में आप बहुत सारे नाइट्रेट्स होते हैं। ये नाइट्रेट जो होते हैं वो ट्री को, प्लांट को ग्रो करने, सरवाइव करने और आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। हमारे एंशियंट टेक्स्ट में भी इनको क्रीमी कहा गया है। वो चीज़ें जो दिखती हैं उनको दृश्य कहा गया है, वो चीज़ें जो नहीं दिखती उनको अदृश्य कहा गया है। अथर्ववेद में इनको क्रीमी कहा गया है। तो ये बिल्कुल फिट बैठता है कि हमारे कई एंशियंट टेक्स्ट में भी आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी कि जो चीज़ें दिखती हैं और नहीं भी दिखती हैं। अगर आप केयरफुली देखें कि जो सड़ा हुआ प्लांट है, या आपको क्या बोलते हैं, गार्डन में आपको जो लीव्स गिरी हुई दिखती हैं, अ, वो कुछ समय बाद डिसअपियर हो जाती हैं हमारे
वातावरण से। ऐसा इसलिए होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहती हैं वो उनको ब्रेक डाउन कर लेती हैं और सिंपलर कॉम्प्लेक्स से सिंपलर बना करके उसको डाइजेस्ट कर जाती हैं, जो कि रिच इन न्यूट्रिएंट होती है, या वो एक तरीके से मिट्टी में समा जाती हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं वापस से सॉइल में मिल जाते हैं और अगेन वो प्लांट को बेटर ग्रो करने के काम में आती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो डिकम्पोज बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स। जो डेड एनिमल मरे हुए जानवर होते हैं उनको भी ये ख़त्म करने, डेड एनिमल्स को ख़त्म करने खाने के काम में आती हैं। तो जो माइक्रोब्स होती हैं वो हेल्प टू रिसाइकल द वेस्ट, वेस्ट को फिर से रिसाइकल करके उसको काम में लाने लायक बनाती हैं, उसके अंदर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बनाती है ताकि वो नेचर में काम आए। जो मैन्यूर होता है वो ये काम करता है, उसको ऑप्टिमल टेम्परेचर में लाते हैं, मॉइस्चर लेवल उसका सही करते हैं, तो वो फिर हमारे काम में आता है। डिकम्पोज एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग्स, जो गोबर होती है वो भी खाद बनाने के काम में आती है। माइक्रोब एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस, देखिए बायोगैस भी यूज़ में होती है। आपको पता होगा जहाँ एल आजकल तो एलपीजी यूज़ होती हैं, एक समय पे एलपीजीज ना होकर के बायोगैस भी यूज़ होती थी। बायोगैस बनाने के लिए माइक्रोब्स का यूज़ होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, जो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में रहती हैं। ये बैक्टीरियाज जो रहते हैं वो प्लांट को सड़ा और एनिमल के वेस्ट को सड़ाने के काम में आती हैं। अ, इसके बाद ये होता ये है, इस प्रोसेस में वो कई गैस रिलीज़ करती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अनदर गैस का सबसे बड़ा प्रोपोर्शन होता है मीथेन गैस का। ये जो गैस होती है वो फ्यूल सोर्स एज अ यूज़ होती हैं। ये कुकिंग के लिए, खाना गर्म करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए और गाड़ियों को चलाने के काम में भी आती हैं। तो एक्चुअली कुछ नहीं होता, ये इसको समराइज़ करें तो ये कुछ ऐसा होता है कि गांव में एक गड्ढा बना देते हैं, उस गड्ढे में बहुत सारा कचरा डाल देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है काऊ डंग यानी गोबर। अ, अब थोड़े समय के लिए इसको बंद कर देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अब होती है माइक्रोब्स एक्टिविटीज़, जो फंगस, बैक्टीरिया, ये सब आपस में आकर के इसको खाने लगते हैं और वेस्ट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ये क्या करते हैं, गैस बनाना शुरू कर देते हैं। इस गैस को कलेक्ट कर लिया जाता है और सप्लाई कर दिया जाता है घरों तक। अब ये जो गैस होती है इसके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है CH4 यानी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे मिलकर के इसको बनाते हैं एफिशिएंट, और फिर हम इसको यूटिलाइज करते हैं, हार्नेस करते हैं। यानी देखिए कचरे से भी आप क्या है, एक एनर्जी बनाने का काम कर देते हैं। और अगेन हमने देखा कि उससे हम आप बिजली बना सकते हैं, गाड़ियाँ चला सकते हैं, खाना पका सकते हैं और गर्मी के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी कक्ष में एक साइंटिस्ट हुए, ये आनंद मोहन चक्रवर्ती, 1938 से 22, जस्ट अभी अभी इनकी डेथ हुई। इनने बैक्टीरिया को पढ़ा। 1971 में उनने एक स्पेशल बैक्टीरियम बनाया जो ऑयल स्पिल को और एनवायरनमेंट को क्लीन करने के काम में आती है। देखिए ऑयल स्पिल क्या होता है, जो शिप्स होती हैं, शिप्स में क्या होता है कि ऑयल रिसना शुरू हो जाता है। अब ये ऑयल जो है वो क्या होता है कि समुद्रों में फैल जाता है और उस समुद्र के की जो वाटर बॉडी है उनको ख़राब करने का काम करता है। तो इन्होंने एक बैक्टीरिया बनाया जो इस एनवायरनमेंट को क्लीन करने के काम में आता है। फिर उनने अपनी डिस्कवरी को 1980 में पेटेंट कर लिया था। पेटेंट एक कॉपीराइट होता है जो एक पर्सन को दिया जाता है ताकि कोई दूसरा उसको कॉपी ना कर ले और बिना उनकी परमिशन के। इनके इस काम को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो इनने ये काम किया, उसने कई एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम जैसे पॉल्यूशन को का एक बहुत बड़ा समाधान दिया ऐसा बैक्टीरिया बना करके। उनके इस कंट्रीब्यूशन को साइंस के लिए बहुत जाना जाएगा ताकि उनने जिस तरीके से वातावरण को प्रोटेक्ट किया, किसके यूज़ से, माइक्रोब्स के यूज़ से।
व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स विच यू थिंक सॉल्व बाय, तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या सोचते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम को हल किया उस तरीके से और किस प्रॉब्लम को हल कर सकता है? तो खाने में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। देखिए, जो हम ब्रेड खाते हैं वो एक फंगस की बनी होती है। जो हम देखिए खमीर वाली रोटी खाते हैं जो फ्लफ़ी लगती है। आप बच्चे पेस्ट्री खाते हैं, केक्स खाते हैं। इन सब ये सब बनते कैसे हैं? ये सब फ्लफ़ी यानी उसको नरम बनाने के लिए फंगस का यूज़ होता है। आप इडली खाते हैं, वो फ्लफ़ी होता है, तो वो भी खमीर से यानी फंगस से बनता है। तो हम ना सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, डाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, जब बल्कि हम उसको एज अ फूड भी यूज़ करते हैं। तो तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो आपको दही बनाने के काम में भी आता है, जिसको आप योगर्ट कहते हैं, है ना? और कर्ड भी कहते हैं। इन दोनों को बनाने के काम में आता है आपका बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे आपको यही दिया गया है कि कैसे आप दूध से दही बना सकते हैं। ठीक है, आपको पता चलेगा कि कैसे आप कर्ड बना सकते हैं। मिल्क से कर्ड कैसे बन सकता है कुछ ही घंटों में, जो कि थोड़ा खट्टा होता है ना? अब हम समझते हैं कुछ माइक्रो एल्गा के बारे में, जो पानी को जो टाइनी हेल्पर्स होते हैं पानी के अंदर। जो माइक्रो एल्गा होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पानी, सॉइल और एयर या कुछ ट्रीज में भी पाए जाते हैं। ये अपना खा दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। इनके पास ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और हाफ ऑफ द अर्थ्स लाइफ को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करते हैं। इनके अंदर बहुत सारे रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि फूड सोर्स होते हैं, जो कि एक्वाटिक एनिमल्स में होते हैं। सम लाइक स्पायरुलिना, क्लोरेला एंड डाइएटम्स आर यूज्ड बाय द ह्यूमन हेल्थ सप्लीमेंट एंड मेडिसिन। इनको खाया जाता है। ये कुछ टाइनी एल्गाज होते हैं। अ, इनको एज अ न्यूट्रिएंट लिया जाता है क्योंकि इनके अंदर आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो माइक्रो एल्गा होते हैं वो पानी को साफ करने का भी काम करते हैं, तो दे आर ऑल्सो मेड टू यूज बायोफ्यूल्स। However, pollution, climate change, and habitat destruction are threatening microalgal diversity। बिल्कुल। आप जो जैसा कि हमने अभी देखा, ऑयल स्पिल जो होती है, जो शिप्स में से पानी के रिसने का काम कारण होता है, वो हमने अभी देखा कि कई अ, बहुत घातक होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, और वहाँ साथ साथ वहाँ जो जीव जंतु रह रहे हैं उन लोगों के लिए भी। तो माइक्रो एल्गल डाइवर्सिटी हमारी बहुत थ्रेट हो रही है उसको, है ना? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंजर्व these टाइनी organisms to protect the environment and maintain ऑक्सीजन बैलेंस ऑन अर्थ। तो माइक्रोबियल जो लाइफ है उसको बचाने के लिए बहुत प्रयासरत रहना चाहिए। और तो ये हम इससे कुछ थ्रेट मिल रहा है। तो जो स्पायरुलिना, क्लोरेला और डाइटम्स हम खाते हैं वो हमारे एज अ सप्लीमेंट, एज आयोडीन हम काम हमारे बॉडी के लिए काम करता है। वो पॉल्यूशन के कारण बहुत ज़्यादा खतरे में है। थ्रेटनिंग मतलब खतरा। सेल कंसिडर टू बी ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों होता है कि सेल को आप बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कंसिडर करते हैं? देखिए, सिंपल शब्दों में हमने अभी समझा कि हमारी जैसे कि एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग कई वॉल से मिलके बनी होती है। वॉल बहुत सारे ब्रिक से मिलके बना होता है। और तो इसलिए कहते हैं ब्रिक इज़ द बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ बिल्डिंग। उसी तरीके से जो आपका सेल है वो सिंगल सेल, वो बहुत सारे सिंगल सेल मिल करके एक टिश्यू बनाते हैं, है ना? तो मगर हमारी जो बॉडी है उसमें जैसा कि हमने देखा, मसल सेल होती हैं, हमारी नर्व सेल होती हैं, सेलुलर सेल्स होती हैं। तो चूंकि हम बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं, इसलिए हम जो है वो मल्टी सेलुलर यानी मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं।
कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो कॉपरेट करते हैं एक दूसरे से ताकि वो सर्वाइवल अपनी चांसेस बढ़ा सकें। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, दैट्स वाई ये यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल्ड कहलाते हैं। वो कुछ फंक्शन कैरी करते हैं ताकि सिंगल सेल जो है वो अपनी सर्वाइवल एक्टिविटी बना सके। कुछ माइक्रोब्स होते हैं जैसे एल्गा एंड फंगाई, वो कई बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज मल्टी सेलुलर। जैसे कि ईस्ट होता है एक यूनिसेलुलर फंजाई है, मोल्ड एक मल्टी सेलुलर फंगस है। प्लांट और एनिमल के सेल जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कई सेल से मिलकर बने होते हैं। उसी तरीके से द सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि हमने देखा था प्लांट और एनिमल सेल के जो सेल होते हैं वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इनसे मिल उनके प्लांट सेल में वैक्यूल्स भी देखा था, इनसे मिलके बने होते हैं। उसी तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके भी जो वो भी कई सारे सेल से मिलके बने होते हैं। जो सेल होते हैं उनके अंदर भी न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। सेल्स ऑफ फंजाई, उसमें सेल वॉल होती है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता फोटोसिंथेसिस के थ्रू। बैक्टीरिया वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस नहीं होता, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है नहीं होती, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। तो इंस्टेड दे हैव न्यूक्लियोइड, दिस फीचर डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम द सेल। तो इस चूंकि इनके पास ये चीज़ें नहीं होती तो इसलिए सेल, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, प्लांट, एनिमल, इनके सेल से ये इसलिए डिफरेंट होती हैं। तो जो बैक्टीरिया और फंगाई, इनके जो सेल होते हैं वो प्लांट, एनिमल के सेल से नहीं मिलती। इनके स्ट्रक्चर होते हैं कुछ वो अलग होते हैं। द सेल हैव द कंपोनेंट ऑफ द हायर। अब आप बाकी सेल के बारे में आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो मैग्नीफाई कर देता है किसी सेल को 1 लाख टाइम्स, 10 लाख सॉरी 10 लाख टाइम्स यानी 1 मिलियन टाइम्स अलग कर देता है। ठीक है। अगर हम देखें माइक्रोन के बारे में तो एक माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻⁶ मीटर यानी कि 1 मीटर का 10 लाख पार्ट होता है। ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि लिविंग बीइंग, चाहे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखें तो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। इनके शेप, साइज, स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। प्लांट, एनिमल सेल अलग अलग तरह के होते हैं, उनके जो बेसिक डिफरेंस होते हैं वो आपको पता चल गई। तो बेनिफिशियल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमने हमने इसके कई बेनिफिट्स पढ़े हैं। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं जो प्लांट और एनिमल में डिजीज़ का कारण बनते हैं वो हमने पढ़े, और हमने कई माइक्रोब्स के बारे में, ठीक है, वी विल लर्न सम मोर डिजीजेस कॉज्ड बाय द माइक्रोब्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो अब अगले हम चैप्टर में अगले हम अगले चैप्टर में हम जो है माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे जो एक डिजीजेस कॉज करते हैं। तो एक बार हम जल्दी से स्नैपशॉट ले लेते हैं। हमारे हमने जो पढ़ा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल साइज होते हैं जो कि दिखते नहीं हैं हमारे अनएडेड आइज, यानी पहले इसको नेकेड आइज कहा जाता था, अब इसका नाम अनएडेड आइज हो गया है क्योंकि नेकेड थोड़ा सा बुरा लगता था सुनने में। अब अनएडेड आइज का मतलब हो गया कि आँखों में अकेली आँखों से नहीं देख सकते हम उसको, हमें आँखों के साथ किसी और चीज़ की भी ज़रूरत होती है, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, बायनोकुलर हो गया, है ना। बट बायनोकुलर इज नॉट यूज फॉर नॉट यूज टू सी द माइक्रोऑर्गेनिजम्स, दैट्स इट। कई एनवायरनमेंट होते हैं, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कई एनवायरनमेंट में रहती है, बॉडीज़ के अंदर होती हैं, प्लांट और एनिमल की बॉडीज़ के अंदर होते हैं, यूनिसेलुलर होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं। अब बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है, फंजाई यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर दोनों हो सकती है। ठीक है।
सेल जो होती है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। सेल कंटेन वेरियस कंपोनेंट्स और उनके सर्वाइव और फंक्शन के काम में भी आती है। जो टिपिकल सेल होता है वो सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। उसकी उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। प्लांट, फंजल और बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा कवरिंग होती है इनके पास, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल जो होते हैं वो अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं। वो उनका जो शेप और साइज है वो उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है। बैक्टीरिया, फंगस या प्रोटोजोआ ये अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वायरस भी एक स्मॉल साइज का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, बट वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होता है। वो एक होस्ट के अंदर रह करके ही अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं, यानी फ़ायदेमंद और नुकसानदायक दोनों होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो प्लांट और एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोज करके सिंपल बना देते हैं और हमारे एनवायरनमेंट में वो साफ़ कर देते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रूट्स और नोड्यूल्स और लेग्यूम्स में रिसाइड करते हैं, जैसे पी, बीन्स और लेंटिल्स में। वो नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। ईस्ट जो होता है वो एक तरीके से फंगस होता है जो अ, जो हमें केक, पेस्ट्री, इडली, डोसा, भटूरे और ब्रेड बनाने के काम में आता है। तभी वो उनको फ्लफ़ी बना देता है, नरम बना देता है, और फिर उसको खाया जाता है। लैक्टोबैसिलस की बात करें, लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो दही या कर्ड या योगर्ट बनाने के काम में आता है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है और साथ में ये हमें फूड इंडस्ट्री में भी यूज़फुल होता है। तो ये चैप्टर बस यहीं तक। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। तो प्लीज़ इस वीडियो से अगर आपने ज़रा भी कुछ देखा सीखा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए और देखते रहिए इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी। थैंक यू सो मच।